सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के विशेष अंक के तहत हम एक विशेष विषय पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आज से 24 साल पहले अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ ने नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। जीवन के हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सफलताओं को लोग कौतुक भरी दृष्टि से देखते हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ ने निरंतरता बनाए रखते हुए अभी हाल ही में अपनी नई औद्योगिक नीति के साथ देश में प्रस्तुति दी है। छत्तीसगढ़ में साल भर पहले विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार अस्तित्व में आई और उस सरकार के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से किस राह पर प्रदेश को ले जाना है, इस संदर्भ में एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की गई। कार्य योजना तो प्रस्तुत कर दी गई है, पर उसी कार्य योजना के साथ में सवाल है और उन सवालों के उत्तर लेने की कोशिश बेहद जरूरी है। नीति तो आ गई, पर नीयत क्या है, इसे भी समझने की जरूरत है। तो इसी क्रम में आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में 4 खास मेहमान मौजूद हैं जो इस औद्योगिक नीति के बिंदुवार विश्लेषण में भागीदार होंगे। इस क्रम में परिचय कराता हूं तो हमारे साथ सबसे पहले महत्वपूर्ण है, इस औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय सरकार ने जिनके कंधों पर दी है, वो है रजत कुमार। उद्योग सचिव हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत नमस्कार। और जिनके लिए ये औद्योगिक नीति है, अर्थात राज्य के वो उद्यमी जिनके साथ राज्य को भी अपेक्षा है, देश को भी अपेक्षा है और उन्हें खुद भी अपेक्षा है। इसी क्रम में हमारे साथ जाने माने उद्योगपति, हीरा ग्रुप के संस्थापकों में से एक बजरंग अग्रवाल जी मौजूद है। बजरंग भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ उद्योगों की आवाज निरंतर मुखर करने वाले चैंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमर परवानी जी भी मौजूद है। तो अमर जी, बहुत एक बार फिर स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ में एक नवाचार के संदर्भ में आजकल जो बात होती है, उसे न केवल नवाचार के रूप में बल्कि उसे साबित करने में भी सफल रहे जाने माने उद्योगपति राघवेंद्र सिंघानिया जी मौजूद हैं। शिवालिक ग्रुप के संबद्ध हैं। जो काम वो कर रहे हैं वो न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में सराहा जा रहा है, क्योंकि जो तमाम आप इंजन देखते हैं गाड़ियों के, उनके कंपोनेंट बनाने का काम शिवालिक ग्रुप के माध्यम से लंबे समय से राघवेंद्र जी कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत। तो हम इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो जब हम औद्योगिक नीति पर बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों हमने इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति और सबसे बड़े आदमी को खोया। नाम था उनका रतन टाटा। तो उन्होंने कई कमाल की बातें अपने जीवन काल में कही। उनमें से एक बात उन्होंने कही थी कि बड़े सपने देखें और उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो रतन टाटा की जो ये बात है ना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के नागरिकों पर मुफीद बैठती है। अगर प्रदेश को मजबूती के साथ विकसित राष्ट्र भारत को बनाने के संदर्भ में अपनी भूमिका निभानी है तो बड़ा सपना भी देखना होगा और उस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। उद्योग नीति में हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों का भी ख्याल किए हैं, जो नक्सल पीड़ित हैं, जो दिव्यांग हैं, जो हमारे अग्निवीर के लोग हैं, उनका भी ख्याल किए हैं। और सिंगल विंडो सिस्टम भी है ताकि उद्यमियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरह से कई मायनों में हमारा जो आज का उद्योग नीति जो लॉन्च किए हैं बहुत अनूठा है। हमारा तो लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में यहाँ का जो GSDP है उसको 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ करने का है और इसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कच्चा माल ही नहीं, यहाँ कच्चा माल से अच्छा माल, अंतिम माल भी यहाँ पर बने। तो इस रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत रजत जी आपसे करते हैं। सरकार को एक कागज जारी करना होता है, सरकार ने कागज जारी कर दिया। इस दृष्टि से इस औद्योगिक नीति को देखें या उसमें जो बढ़िया बढ़िया बात लिखी हुई थी, बताया गया अमृत काल का दौर है, 2047 में देश को विकसित रूप से अपने आप को प्रस्तुत करना है और उसमें बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ निभाने वाला है। जब मेफेयर होटल में इस औद्योगिक नीति को प्रस्तुत किया गया तो कई बार लोगों को भ्रम हुआ, सरकार के कार्यक्रम में आए हुए हैं कि किसी कारपोरेट ग्रुप के कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो पैकेजिंग तो बहुत बढ़िया थी, उसके अंदर जो मटेरियल है उसके संदर्भ में कितना आत्मविश्वास आपको है,
थोड़ा रोशनी देंगे कैसे ये औद्योगिक नीति दुनिया और देश दोनों ही दृष्टियों से अपेक्षाओं पर खरी उतरती है? हिमांशु, धन्यवाद हिमांशु जी हमें इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। तो मेरा मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो या प्रोग्राम हो, उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि किस तरह से उस पॉलिसी को बनाया जाता है। तो जैसा आपको पता होगा कि इस पॉलिसी को बनाने के पीछे न केवल पुरानी पॉलिसी को देखकर उन चीजों को इसमें उतारा गया, बल्कि इस बार कोशिश की गई थी कि जो उद्योगों को परेशानियां आती है कि अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग अंश निकलते हैं, उन सबको कोशिश की गई कि एक बार सिंगल पॉलिसी बनाई जाए। साथ साथ में कोशिश ये भी रही हमारी कि जैसा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से हम सब्सिडी को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि समावेशी विकास हो सके। कि पहले थ्रस्ट एरिया अलग से आइडेंटिफाई नहीं किए जाते थे, इस बार थ्रस्ट एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर छत्तीसगढ़ का स्ट्रेंथ है। तीसरी चीज, हमने सेवा को कभी एक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं देखा, इस बार सर्विसेज को लेकर जो जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जो अनुदान दिए जाएंगे, उसको इसमें लेकर आए हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है, और डिस्कशन के दौर पे हम और डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि पहली बार पॉलिसी इतने व्यापक पैमाने पे सबसे डिस्कस करके जितने भी एसोसिएशन है उनसे निरंतर डिस्कशन करने के बाद बनाई गई। हमने अपनी पुरानी पॉलिसीज में जो अच्छा किया, परंतु उनमें जो चीजें नहीं होती थी उनको भी कोशिश किया है कि इसमें इन्वॉल्व करें। तो किस तरह से हमने इंडस्ट्री, सेवा, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स है उनकी स्किल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया है। देखिए, देश के जो तमाम उद्योगपति हैं या छत्तीसगढ़ में भी जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं या उद्योग लगाए हुए हैं, अमूमन उनकी दिलचस्पी 2-4 क्षेत्रों में दिखती है। लोग सीमेंट के प्लांट लगाना चाहते हैं या अपने सीमेंट प्लांट का विस्तार करना चाहते हैं। लोहे का धंधा भी लोगों को बहुत भाता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि आयरन ओर है, कौड़ियों की चीज निकली, करोड़ों में कन्वर्ट हो जाए। बॉक्साइट वगैरह के संदर्भ में भी है। क्या इस औद्योगिक नीति के माध्यम से ही नए स्टील प्लांट, नए स्पंज आयरन के प्लांट, कुछ पावर हाउस वही आने की उम्मीद कर रहे हैं? क्या इससे अलग कुछ ऐसा आपके पास है जिसके कारण लोग प्रेरित हों कुछ नई चीजों के संदर्भ में? इस बात की दृष्टि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बार बार बात यही आती है कि जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है बस उसे निकालकर अपने आप को समृद्ध करने की कोशिश है। इसमें कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं। देखिए, जो रॉ मटेरियल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी उद्योगपति के लिए उद्योग लगाने का, तो जिस पे हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ है वहां पर हम किस तरह से और डेवलप करें। हमारे आसपास के राज्य हमारे स्टेट के लिए कॉम्पिटिटर हैं आज की डेट में, उनके पास भी ये सेम नेचुरल स्ट्रेंथ है। तो क्या हम हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करें, उसके लिए कोशिश किया गया है कि पॉलिसी उसको भी सपोर्ट करे। साथ साथ में ये भी देखा गया है कि हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो एग्रो प्रोसेसिंग में या टेक्सटाइल में एक दो लाइट हाउस की तरह इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमें यह बल मिला कि आखिर उम्मीद और गुंजाइश तो है इस राज्य में भी कि दूसरे सेक्टर्स भी आए। तो इसलिए कोशिश की गई है कि क्या हम फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स हुए, रिक्रिएशन हुए, जहां पे रोजगार ज्यादा सृजन होते हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजिंग की गई है जो लोकेशन के हिसाब से बहुत मैटर करते हैं। छत्तीसगढ़ आखिर 7-8 राज्यों से लगा हुआ एक राज्य है। 51 करोड़ आबादी हमारे राज्य से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से टच करती है आसपास 7 राज्यों से। तो हमारी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन को हम किस तरह से यूज कर सके और उन चीजों पे जहां पे हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें, जैसे कि टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल, जहां पे एग्रो प्रोसेसिंग, जहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्थाएं ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं, उनसे सीखकर हमने इस पॉलिसी में भाग बनाया ताकि हम नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकें। एक चुनौती रहती है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, आप बता रहे थे कि 7 या 8 राज्यों से घिरा हुआ है, पर इसी के साथ साथ ये भी पहलू है कि हम लैंडलॉक है, हमारे पास अपना कोई पोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट के संदर्भ में बड़ी छलांग लगा सकें। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कोई समाधान खोजा है आपने कि किस तरीके से एक्सपोर्ट के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में निवेश करने वालों को अवसर मिल सके या सहूलियत मिल सके? इस संदर्भ में कोई दृष्टि रजत जी? इस पे मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी नया रायपुर में जो इंटीग्रेटेड कंटेनर टर्मिनल है जो कॉन्कोर के द्वारा संचालित किया जाता है, वहां पे जो समस्याएं थी कुछ नहीं कॉस्ट को लेकर, विशाखापट्टनम के पोर्ट को या काकीनाडा के पोर्ट को लेकर, उन समस्याओं को कॉन्कोर के साथ मिलकर हमने हाल ही में कुछ उनको सुलझाने की कोशिश की है। साथ में पॉलिसी में हमने ये भी प्रावधान रखा है कि हम समझ रहे थे कि लैंडलॉक्ड होने के कारण जो एक्सपोर्ट करने वाली मैन्युफैक्चरिंग संस्थाएं या उद्योग हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए लगभग हमने इस पॉलिसी में शासन द्वारा रखा गया है कि
75% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूनिट से लेके बंदरगाह तक जो जी। हमारे लिए एक कमी है, उसका प्रावधान अनुदान के तौर पर इस पॉलिसी में पहली बार रखा गया है। तो मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के कुछ जाने माने चेहरे हैं औद्योगिक क्षेत्र के, उनमें से एक हैं बजरंग अग्रवाल। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जिनकी सफलताएं आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल के तौर पर देखी जाती हैं, उनमें से हीरा ग्रुप, गोदावरी स्टील एंड पावर या बजरंग अग्रवाल एक है। तो बजरंग जी, सरकार का दावा है कमाल कर दिया इस बार पॉलिसी में, वो कमाल आप तक भी पहुंचा है या अभी संदेह के बादल आपके जहन में हैं इस पॉलिसी को लेकर, और हैं तो उसके निराकरण के लिए रजत कुमार जी अपने साथ हैं, क्या कहते हैं आप? राज्य गठन के पश्चात इससे बढ़िया पॉलिसी आज तक नहीं आई है। सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का इतना बारीकी से ध्यान रखा गया है, ये काबिल तारीफ है। ये मैं मानता हूं कि जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री हैं, जो कि पिछली पॉलिसी में उनके लिए कुछ भी नहीं था, सीमेंट है, स्टील है या पावर है, यदि हमारा मेन रिसोर्सेज मिनरल है तो उसको यूज तो करना ही हमें, हम उसको धरती में गड़ा हुआ देख नहीं सकते। उस क्षेत्र में भी इन्होंने पहली बार काफी वर्षों के बाद में एक अच्छी पॉलिसी लेके आई है। क्या अच्छा है इसमें? उसको भी सब्सिडी में ले लिया इन्होंने, जी, जो कि सब्सिडी पिछले पॉलिसी में नहीं थी, उसको भी सब्सिडी में इन्होंने कवर कर लिया है। और अच्छी खासी सब्सिडी है, कोई छोटी मोटी नहीं सब्सिडी। वो मेरे ख्याल से यदि मैं स्टील की बात करूं तो 2,000 रुपये प्रति टन से 2,500 रुपये प्रति टन तक जो है वो जीएसटी का रिम्बर्समेंट का प्रावधान दिया हुआ है, जो कि एक सब्सटेंशियल है। 50,000 टन का लोहा होता है और उसमें 2,000 टन मतलब करीब करीब 4% हो गया। तो 4% किसी भी लोहे जैसी व्यापार के अंदर में बॉटम लाइन इसकी बढ़ जावे तो बहुत बड़ी ये एक माध्यम होगा नए सीमेंट प्लांट हैं या स्टील प्लांट हैं उनके लिए। इसके अलावा ये देखने में आया मुझे, इन्होंने एक प्रावधान बहुत अच्छा किया है, या तो आप जीएसटी का रिइंबर्समेंट ले लीजिए या फिर कैपिटल सब्सिडी ले लीजिए। ऐसा कभी किसी पॉलिसी में नहीं हुआ आज तक, क्योंकि जीएसटी का, स्टेट जीएसटी का रिइंबर्समेंट उन्हीं प्रोडक्ट पे हो सकता है जो कि छत्तीसगढ़ में ही उनका व्यापार होता हो। यदि वो यहाँ बना के छत्तीसगढ़ के बाहर चले जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो ऐसे केस में उद्यमी को ये ऑप्शन है कि वो कैपिटल सब्सिडी के रूप में उसको ले ले और जीएसटी छोड़ देवे। ये प्रावधान पहली बार हुआ है। पहली बार ये प्रावधान हुआ है कि जो नक्सलाइट एरिया से प्रभावित लोग थे, जिन्होंने नक्सलवाद छोड़ के मुख्य धारा में आ गए, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये पहली बार ही हुआ है चीजें। मैं भी बोल सकता हूं, जैसे थर्ड सेक्टर के बारे में जो है परिभाषा बहुत क्लियर नहीं थी जी, इस बार बहुत ही क्लियर है परिभाषा। यहां तक कि ग्रीन हाइड्रोजन को भी इन्होंने ले लिया है, जो कि पूरे विश्व का फ्यूचर होने वाला है। और छत्तीसगढ़ क्योंकि एक पावर का बहुत बड़ा हब है, और यदि पावर के टेरिफ के साथ में उसको जोड़ दिया जावे तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काफी बड़ा हब छत्तीसगढ़ बन सकता है। तो एक बात बताइए, जो स्टील में अंधी दौड़ मची रहती है, हर कोई सोचता है कि या तो पावर का प्लांट लगा लूं या स्टील का प्लांट लगा लूं। बाद में लोग पावर से तो तौबा कर गए, पर स्टील के संदर्भ में अभी भी लोगों का रुझान बना रहता है। पर जो स्टील इंडस्ट्री में एक बड़ी हैसियत में देखे जाते हैं बजरंग अग्रवाल, उन्होंने स्टील छोड़ दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमाने का फैसला किया। ई ब्लू के माध्यम से ई बाइक, ई 3 व्हीलर के संदर्भ में आपने कोशिश की। ऐसे नवाचार के संदर्भ में इस पॉलिसी में कोई गुंजाइश दिख रही है? जो आप जोखिम उठाए हुए हैं, उस जोखिम में रजत जी जिस सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, वो सरकार कुछ मदद करेगी या आपको लगता है कि आपको आपके हाल पे छोड़ देगी? नहीं, निश्चित रूप से जो है सरकार चाहती है कि इस प्रकार के उद्योग यहाँ पे आवें। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया क्षेत्र है और काफी गुंजाइश है पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर में। तो मैंने प्रयास किया है एक नए क्षेत्र में उतरने के लिए। हालांकि ब्रांडिंग का सवाल आता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टीवीएस है, बजाज है, महिंद्रा है, बट ठीक है, समय के साथ में जो है 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में मैं श्योर हूँ कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप मैंने यहाँ तैयार किया हुआ है, उस पर भी
एक पैन इंडिया बेसिस पे जो है मेरी पहचान बनेगी। आप ये बात जरूर है, मैंने पूछा, काफ़ी स्पंज प्लांट अभी भी लग रहे हैं और मुझसे लोग सलाह करने आते हैं। मैं बोलता हूँ भी भाई कि ये लोहे के बजाय कुछ और करो, स्पंज आयरन काफ़ी हो गया, क्या आवश्यकता है इसकी करने की। एक शख्स ने मुझे जवाब दिया, बोले भाई साहब यदि मुझे उद्योगपति कहलाना है तो मुझे लोहे का प्लांट डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी उद्योगपति हो बिना लोहे के प्लांट का उद्योगपति का शब्द उससे आगे लगता ही नहीं है। ये भी एक मानसिकता है यहाँ पे। परंतु अभी जो पॉलिसी आई है उसके माध्यम से मैं सोचता हूँ नए उद्योग यहाँ निश्चित रूप से आएंगे। अच्छा प्रवीण भाई, आपको काफी कुछ अच्छा लगा, पर जब उद्योग सचिव अपने साथ में है तो कुछ ना कुछ तो आपको जिज्ञासा होगी, कोई ना कोई सवाल होगा इस उद्योग नीति से जुड़ा हुआ जो आपको लग रहा होगा स्पष्टता नहीं है या कोई कमी आपको दिखती है। ऐसा कोई बिंदु है जो आप रजत जी से जानना चाहें? एक बिंदु जो छत्तीसगढ़ के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है वो है लैंड की अवेलेबिलिटी। 45% तो फॉरेस्ट है यहाँ पे डायरेक्टली, रिहायशी इलाका और मान के चले 20% चले जाएगा उसके अंदर में। लैंड मिलना बहुत मुश्किल है। यदि 20 एकड़ 40 एकड़ लैंड लेना हो तो आप इकट्ठा कर सकते हो गाँव वालों के साथ में, परंतु यदि किसी 100 एकड़ से ऊपर यदि लैंड लेनी है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मेरा रजत कुमारी से अनुरोध रहेगा कि लैंड बैंक की तैयारी होनी जरूरी है। CSIDC के माध्यम से उनको थोड़ा सशक्त किया जावे और उनके द्वारा ही लैंड बैंक तैयार किया जावे। अभी लैंड बैंक है CSIDC के पास में, राजनांदगांव में है 200 एकड़, चापा के पास में 350 एकड़, 1000 एकड़ के अंबिकापुर में है। बट अंबिकापुर में मुझे लगता नहीं कि कोई औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मुझे लगता है कि जैसे आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में सरप्राइजिंग है 32,000 एकड़ लैंड बैंक सरकार के पास में है। नेट के ऊपर उसका डिटेल अवेलेबल है, आप नेट खोलिए, कौन से गांव में कितनी जमीन आपको चाहिए, एप्लीकेशन लगाइए ऑनलाइन और आपको महीने 1.5 महीने 2 महीने में जमीन का अलॉटमेंट हो जाता है। इसी प्रकार की कोई सुविधा यदि प्रदेश में हो जाए तो यहाँ का औद्योगिक विकास में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी होगी। आज की स्थिति यह है, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में कोई ज़मीन नहीं है, उरला में कोई ज़मीन नहीं है, भिलाई में चले जाइए कोई ज़मीन नहीं है, बिलासपुर में चले जाइए कोई ज़मीन नहीं है। यदि छोटे उद्योग लगाना है जिसको 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन चाहिए, वो किसी गाँव के पास जाके उद्योग नहीं लगा सकता क्योंकि अकेला पड़ जाएगा वो। उसको चाहिए उद्योगों के समूह के बीच में। तो वो जब तक नए इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं आएंगे, जो कि प्लानिंग भी की है इन्होंने बाकायदा, बट मुझे लगता है कि तेजी के साथ में जगदलपुर में प्लानिंग की है, अंबिकापुर में प्लानिंग की। बट मुझे क्या लगता है कि मुख्य जो यहाँ उद्योग का वातावरण जो है वो है बिलासपुर से लेके राजनांदगांव तक मुख्यतः, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे भी है, रेल ट्रैक भी है। तो मुझे लगता है इस एरिया में जो है उनको कम से कम 1000-1200 एकड़ का अलग अलग शहरों में, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में औद्योगिक पार्क की आवश्यकता है, जो कि लाना ही पड़ेगा। कोई दृष्टि रहेगी कुछ आपके जब चर्चा कर रहे थे लोगों से तो ये बात तो तब भी निकल कर आई होगी कि आप उद्योग तो लगवाना चाहते हो, पर हम देखते हैं जो लोग उद्योग लगाने के लिए इधर उधर जिलों में गए हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर विरोध से बड़ा जूझना पड़ता है। अभी बेमेतरा वाले इलाके में कुछ स्टील प्लांट, एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, वहां पर आवाजें आती रहती हैं, ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। इससे निपटारे के संदर्भ में कुछ जहन में रहा? नहीं, इसमें 2-3 चीजें हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि 43% हमारा लगभग फॉरेस्ट एरिया होने के कारण लैंड की उपलब्धता कम रहती है, लेकिन उसी चीज में पूर्व के जो पार्क बने हुए हैं उसके बाद अभी वर्तमान में ये हमारी कोशिश रही है कि जो मेन लाइन में कम से कम हमारे पास एट ए गिवन पॉइंट हमेशा कम से कम 1000 एकड़ का लैंड बैंक कम से कम रहे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर जिले में उस लाइन पे, रेलवे लाइन के आसपास, नेशनल हाईवे के पास, तो हम उस पर लगे हुए हैं। अभी ऑलरेडी हम 4 इंडस्ट्रियल पार्क पे काम कर रहे हैं जहां की जमीन लगभग हमारे पास CSIDC के पास आ चुकी है। तो चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो जांजगीर हो, चाहे वो महासमुंद हो और रायपुर के आसपास, हम इन 4 इंडस्ट्रियल पार्क पे काम कर रहे हैं। नया रायपुर में भी एक फार्मास्यूटिकल पार्क के लिए हमने अभी जमीन नया रायपुर अथॉरिटी से ले ली है ताकि हम उस पर एक फार्मास्यूटिकल पार्क डेवलप कर सकें। तो लैंड बैंक पे निरंतर हम काम कर रहे हैं। साथ साथ जो एक पॉलिसी का जो उद्देश्य है
कि समावेशी विकास हो। आज ये बात जरूर सही है कि शायद बस्तर और सरगुजा में जहां पे लैंड अवेलेबल है, जमीन अवेलेबल है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसी को बढ़ावा देने के लिए जो बस्तर और सरगुजा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके लिए कोशिश है कि हमने विशेष अनुदान रखे हैं पॉलिसी के अंदर, ताकि उन क्षेत्र में भी बढ़ावा हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम केवल डेवलपमेंट एक ही तरफ सीमित होकर रह जाए। तो शासन की कोशिश है कि डेवलपमेंट समावेशी हो, साथ साथ वर्तमान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लैंड लेने में, प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है, उसके लिए हमने ये भी प्रावधान कर दिया है कि 1 दिसंबर से जितने भी हमारे लैंड बैंक होंगे GIS मैपिंग के साथ, वो ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये कोशिश है कि लैंड की जो समस्या है उसको हम दूर कर सकें। स्टेट में आज आपकी बात है कि कहीं कहीं पे विरोध आता है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ का इतिहास, इंडस्ट्रियल इतिहास बहुत पुराना है जी। सबसे कम इंडस्ट्रियल लॉकआउट डेज के साथ, और लोगों का सहयोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत रहा है। यहाँ की रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, पुनर्वास नीतियां वो भी लोगों तक काफी पहुंचती हैं। तो कोशिश हमेशा यही रहेगी कि डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन और लोगों का जो जमीन है उसका जो बैलेंस है उसको किस तरह से बनाकर रखा जाए। आपने नए रायपुर का जिक्र किया। नए रायपुर में आप फार्मास्यूटिकल का पार्क बनाने की बात कर रहे हैं। नए रायपुर में IT पार्क की भी बात होती थी। उस IT पार्क की आज क्या स्थिति है, और उसके संदर्भ में भी IT सेक्टर को आप अपने भाषण में भी उल्लेखित कर रहे थे, उसके लिए क्या ऐसा है जिसके कारण से आपको लगता है कि लोग बेंगलोर, पूना, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद छोड़कर रायपुर की ओर रुख करें? ऐसा क्या है कि इंदौर में IT पार्क बड़े स्तर पर सफल होता हुआ दिखता है, और नया रायपुर जो विश्व स्तरीय मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से दिखाई देता है, इस क्षेत्र में अभी उतना उपस्थित दर्ज नहीं करा रहा है? देखिए, IT के लिए बहुत बड़ी जरूरी होती है ट्रेन मैन पावर की। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर है, परंतु IT कंपनी जब आती है तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर है, और उनको बार बार जब अगर लोग अपना जॉब छोड़कर किसी और में जाते हैं तो उनको जो रिप्लेसमेंट आसानी से मिल सके, उस पे IT डिपार्टमेंट, IT इंडस्ट्री का बहुत सक्सेस निर्भर करता है एक टोटल इकोसिस्टम होने के लिए। परंतु ITS क्षेत्र में केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक पार्ट नहीं है, डेटा सेंटर है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की जो लोकेशन है वो सीस्मिकली, अर्थक्वेक वगैरह से एकदम दूर है। तो आज की डेट में जितनी भी IT कंपनीज है उनको अपने डेटा सेंटर स्थापित करने होते हैं। हो सकता है सारी IT कंपनी कोशिश करें कि पहला डेटा सेंटर हो सकता है बैंगलोर में लगाए, लेकिन डिसास्टर रिकवरी डेटा सेंटर भी उनको लगाने होते हैं। वो उस शहर में नहीं हो सकते जहां पर उनका ओरिजिनल डेटा सेंटर लगाए। तो हमारा सीस्मिक वाइज, बिना अर्थक्वेक, भूकंप से दूर, तूफानों से दूर जो क्षेत्र होता है, वहां पर एक रिकवरी डेटा सेंटर के लिए बहुत अच्छी जगह है। नया रायपुर में ना केवल IT के टॉवर्स पे काम हो रहा है, जहां पर BPO, KPOs वगैरह जैसे हैं हाई जॉब क्रिएटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग भी वहां पे आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि जहां पर हम 52 एकड़, लगभग 52 एकड़ का, नया रायपुर अथॉरिटी कोशिश कर रहा है कि 52 एकड़ पे वो IT डेवलपमेंट पार्क बना सके, जहां पे डेटा सेंटर्स वगैरह को बढ़ावा मिल सके। तो केवल सॉफ्टवेयर पे हमारा टारगेटिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की जरूरत है। परंतु ITS में आज की डेट में बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जिसपे हम फोकस कर सकते हैं, चाहे वो डेटा सेंटर हो, BPOs हो, KPOs हो। मेरे साथ में राघवेंद्र सिंघानिया जी बैठे हैं। राघवेंद्र जी को हमने खासतौर पर यहाँ इसलिए बुलाया कि देश की हसरत रहती है कि हमारे यहाँ पे उत्पाद बने और दुनिया में बिके। राघवेंद्र जी छत्तीसगढ़ में रह के ऐसा कर पाए हैं। किन चुनौतियों से दो चार होते हैं राघवेंद्र जी, और क्या ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है ये आपको किसी रूप में मदद कर रही है, या ये क्षेत्र अछूता रह गया है जिस पर आपको लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है रजत कुमार जी को, विष्णुदेव साय जी को और पूरी सरकार को? काफ़ी कुछ इसमें लेने की कोशिश की गई है, पर वो काफ़ी निम्न स्तर में लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ जो अभाव है वो है स्किल्ड मैन पावर का। जी। स्किल्ड मैन पावर नहीं होने के कारण वैल्यू एडिशन के काम नहीं हो पाते हैं। जैसे हम लोग 15 साल से कर रहे हैं इस वर्क को, और हमको स्किल्ड मैन पावर महाराष्ट्र से लाना पड़ता है, पुणे एरिया से, कोल्हापुर से, चेन्नई से, जमशेदपुर से, यहाँ हमको जाना पड़ता है। स्किल्ड मैन पावर वहाँ से लाने से हमारा कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ जाती है, तो हमारा जो मार्जिन्स है वो कम हो जाते हैं। दूसरा क्षेत्र स्किल्ड मैन पावर में भी इन्होंने इस पॉलिसी में सोचा है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि वो कुछ मदद कर सके, क्योंकि उसका जो अमाउंट फिक्सेशन है वो काफ़ी कम है। दूसरा चीज़ जो है, जो सर ने बताया कि पोर्ट एरिया में हम फ्रेट कंसेशंस दे रहे हैं करके, वो भी एक अच्छी पहल है, लेकिन वो भी काफ़ी
कम अमाउंट में फिक्स कर दिया गया है। 75% बोल जरूर रहे हैं, लेकिन उसको फिक्स कर दिया गया है 10 लाख 15 लाख में मैक्सिमम। तो वो बेनिफिट मेरे ख्याल से हमारे काम का नहीं है। वो एक ऐसी बेनिफिट होनी चाहिए जो हमें काम आए और हम आगे जाके हमारे कंपटीशन में हमें मदद करे। तो मैं यही आशा करूंगा कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरा, रायपुर में आईसीडी पोर्ट करीब मेरे ख्याल से 10 या 12 साल से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करता है यहाँ से बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़। यहाँ पर कंटेनर अवेलेबिलिटी नहीं है, रेल कनेक्शंस नहीं है प्रॉपर, कस्टम क्लियरेंस होने में हफ्ते लग जाते हैं। तो ऑल दिस फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण हमको नागपुर आईसीडी यूज़ करना पड़ता है, वहाँ से हम नावा शिवा जाते हैं। ये भी हमारे कॉस्ट को काफ़ी बढ़ाता है। तो इसके संदर्भ में आपकी दृष्टि गई रजत जी? मेरा मानना है कि स्किल मैन पावर दो तरह के हैं। एक हाई प्रिसीशन जो शायद आपकी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और दूसरे होते हैं मेजॉरिटी जो है वो बेसिक पहले जॉब के लिए अपनी शुरुआत करते हैं। तो आइडिया ये है कि पॉलिसी की कोशिश ये है कि हम पहला जॉब जो ज्वाइन कर रहा है, कहीं पे रजिस्टर अपने आप को कर रहे हैं, अपने आप को लोग ईपीएफओ में रजिस्टर करके पहले जॉब की तलाश करते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज का कहना है कि नए लोग जो आते हैं काम करने के लिए, उनको 1-2 महीने शायद हमको ट्रेन करने में निकल जाता है। तो पॉलिसी की कोशिश है कि किस तरह से एक तो लोगों को रोजगार मिले, कि अगर कोई नए व्यक्ति को अपने यहाँ रोजगार पे रख रहा है तो पहले महीने का लगभग जो उनका वेतन आएगा, लगभग 15,000 रुपए तक का हम मान रहे हैं, तो उतना वेतन जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो हम इंडस्ट्री को दे सके। आखिर उद्देश्य ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट कहीं और बाहर करें फिर इंडस्ट्री को उपलब्ध कराएं। उससे अच्छा है शासन का और पॉलिसी का मांगना है कि जिस विषय की जो उद्योग है उसकी ट्रेनिंग सबसे अच्छा वो उद्योग ही कर सकता है। एक मिनट, इसमें मैं भैरव भाई आपका नजरिया जानना चाहूंगा। आप तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। जो नजरिया रजत कुमार जी सरकार की ओर से बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कि बाहर ट्रेनिंग कराएं, और अमूमन लोग कहते हैं कि वहां ट्रेनिंग ढंग की नहीं होती, हमारे काम की नहीं होती है। ये जो सोच है ये कितनी व्यवहारिक आपको दिखाई देती कि क्या इसका क्रियान्वयन संभव है, या मंच से ताली तो अच्छी बजी पर पता चला कि 500 लोग भी जो है इसके तहत 15,000 रुपए ना पाए? नहीं, मैं रजत कुमार जी की सोच से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की फैक्ट्री लगाई जी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का तो एक भी मैन पावर यहां अवेलेबल नहीं था। परंतु मेरे यहां टोटल मैन पावर करीब 120 के करीब होगा। शायद 10 ही लोग जो है बाहर से मुझे लेने पड़े, बाकी लोगों की ट्रेनिंग मैंने उन्हीं लोगों के द्वारा अपनी ही फैक्ट्री में उनको करवाई, और वो अच्छे यहीं के माहौल में और अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि ये व्यावहारिक है ये, और प्रदेश के हित में है ये। तो प्रदेश के हित में भी दिखाई देता है, बजरंग अग्रवाल जी का ये कहना है। पर इसमें कोई आपने लिमिट लगाई है क्या? जैसे इन्होंने बताया कि वो हमें 75% बोल तो दिया कि फ्रेड में जो है आपको अनुदान देंगे, पर 10 लाख 15 लाख इतना तो राघवेंद्र जी अपना एक दिन में ही भाड़े में खर्च कर देते हैं। तो इसमें कोई कैपिंग की आपने? इंडस्ट्री वाइज कैपिंग की हमने 5 लाख रुपए तक की उनकी सालाना उसमें कैपिंग की है, जो लेकिन वो क्लेम कर सकते हैं 6 साल तक। तो हर साल तक जिनको लेंगे 5 लाख लोगों की 5 लाख रुपए की कैपिंग है उसमें। मतलब फिर भी उसके हिसाब से भी आप एक साल में लगभग 35 से 35 लोगों को रख सकते हैं जो नए मैन पावर होंगे। आइडिया ये है कि सारे मैन पावर की कॉस्ट गवर्नमेंट या पॉलिसी दे पाए ये संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति साहस कर रहे हैं, जो उद्योगपति कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ट्रेन कर लेंगे, उनको 6 साल 5 साल तक सेम उनकी मैन पावर कॉस्ट हम बेयर करने मतलब सीधी बात यह कि आप ये ना मानो कि कंपनियां के लिए सरकार उद्योग लगा देगी। उद्योग तो आपको ही लगाना है, लगाने में सरकार यथासंभव यथाशक्ति मदद करेगी। लोग ये ना मान लें कि अपने को केवल उद्योग लगाने के लिए आना है, पैसा भी सरकार दे देगी, जमीन भी सरकार दे देगी, आदमी भी सरकार दे देगी, आपको केवल मुनाफा पाना है। नहीं, तो हमने जैसे कि वो बात हो रही थी कि बंदरगाह तक का कितना हमने ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी दे रहे हैं, हम 75% ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी दे रहे हैं, अप टू 35% ऑफ स्थायी पूंजी निवेश। अगर किसी का 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मतलब उसमें से 40 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश है, तो उसका जितना 35% है 40 करोड़ रुपए का अगर स्थायी पूंजी निवेश से लगभग 12-14 करोड़ रुपए तक की हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ बड़े बड़े उद्योग जो बहुत बड़ी मशीन हैवी मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं उनको वो सपोर्ट ना मिले, लेकिन हमारा मानना है एमएसएमई वाले जो एसेंशियल ऑयल्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग जो वो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, क्योंकि मात्र $12 का अंतर है विशाखापट्टनम और रायपुर के आईसीडी पोर्ट पे जब ब्रोकन राइस को एक्सपोर्ट किया जाता है।
तो $12 को तो हमने केवल अभी जैसे कि बात आ रही थी कि शायद रायपुर का आईसीटी पोर्ट उतना एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 28 अक्टूबर को पहली बार एक पूरी रैक रायपुर से आईसीटी पोर्ट से निकली है। और वो तभी संभव हुआ जब कॉन्कोर और शिपिंग लाइंस जो हैं उनको और पोर्ट अथॉरिटीज को इन प्रॉब्लम से अवगत कराया गया कॉन्फ्रेंस के माध्यम। लगभग 7,500 से 8,000 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि से हमने लेटर लिखे थे, केंद्र में मंत्री मीटिंग हुई थी, उसके बाद लगभग 7,500 से 8,000 रुपए रेट कम की गई है टोटल। कॉन्कोर ने थोड़ी रेट कम की है, शिपिंग लाइंस ने थोड़ी कम की है। तो मेरा मानना है कि हाँ कुछ तकलीफें थी, बट पॉलिसी के थ्रू और डिपार्टमेंट से बात कर उनको हमने दूर करने की कोशिश की है इस बार गवर्नमेंट ने। मुझे अमर जी के पास आना है उद्योगपतियों की समस्याओं को आपके सामने रखवाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपने जो अपनी पॉलिसी प्रस्तुत की थी उसमें एक बड़ा घोषणा की कि जो स्थानीय स्तर पर 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा उसे आप कुछ खास करेंगे। वो खास क्या है? नहीं, bespoke पॉलिसी पहले ये होता था कि मूल पॉलिसी में शायद बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती थी, तो हर उद्योग के लिए एक bespoke पॉलिसी बनानी पड़ती थी और bespoke पॉलिसी बनाने का प्रोसेस लंबा होता था। तो सबसे पहली चीज तो हमने की कि ज्यादातर चीजें जो उद्योगपति अलग अलग सेक्टर में मांगते थे उनको मेक पॉलिसी का पार्ट बना दिया। जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि पहले स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन सेक्टर के लिए लोगों को, इंडस्ट्रीज को bespoke पॉलिसी बनानी पड़ती थी, तो उसके प्रावधान को इंप्रूव करते हुए हमने मूल पॉलिसी का भाग बनाया। इसके बाद भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका बिजनेस मॉडल शायद बिल्कुल पॉलिसी पे सेट ना हो, उनके लिए हो सकता है SGST का जो हम रीइंबर्समेंट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स जो कर रहे हैं उसमें कम ज्यादा करना हो, उनके लिए हो सकता है विद्युत शुल्क छोटी बात हो लेकिन पानी ज्यादा बड़ी बात हो। तो एक पॉलिसी सबका सॉल्यूशन और सबके लिए इलाज नहीं ढूंढ सकती। कोशिश की गई है कि वो सबका इलाज ढूंढे। फिर भी अगर कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट जो 1,000 स्थानीय रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी कोशिश होगी कि उनको ये ना लगे कि उन्हें एक ठोस एक फाइनल डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। अगर उनके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एडजस्ट करके नए कुछ उसमें चेंजेस ला सकते हैं जिससे उनके पर्टिकुलर बिजनेस को फायदा हो ताकि वहां पे रोजगार क्रिएट हो सके, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। रावी जी, इस पे कोई टिप्पणी आपकी? जो ये रजत कुमार जी बता रहे हैं कि इसमें हम तैयार हैं, कुछ गुंजाइश दिखती है छत्तीसगढ़ के? नहीं, गुंजाइश जरूर दिखती, क्योंकि पहली बार ये अप्रोच लाया गया है और मेरे ख्याल से सोच से ही चीजें आगे बढ़ती है, तो डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ेगी लगता है। तो अमर जी, असल बातचीत का समय आया है। अमर परवानी जी यहाँ पर केवल उद्योगपति के रूप में नहीं है, उद्योगपति व्यवहारिक रूप से जिन दिक्कतों से गुजरते हैं उसके प्रतिनिधि के तौर पर है। तो अमर जी क्या कहते हैं, कितनी उम्मीद जागी इस पॉलिसी से? ये आपका अनुभव ये है कि पॉलिसी तो हर बार ही आती है, पर कुल मिला के बाबू से फाइल बड़ी मुश्किल से सरकती है। देखिए, सबसे पहले जैसे अग्रवाल साहब ने बोला कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, और जिसे बोलते हैं ना कि पालने में ही कूद के, तो इस बार जो पॉजिटिवनेस तो दिख रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो बॉटल नेक है वो रजत साहब को जाएगा, इनके अपने डिपार्टमेंट के, इनकी अपनी टीम ये पॉलिसी को लेके कितनी कन्विंस है जो उद्योगपतियों को वो ड्राइव करे। सबसे बड़ा बॉटल नेक मेरे को ऐसा लगता है ये आएगा। और दूसरा, अगर हम इसको देखते हैं तो सरकार का काम होता क्या है? सरकार का काम होता है एक पॉजिटिव माहौल देना, एक पॉजिटिव पॉलिसी बनाना, और एक हम इसमें जरूरी नहीं कि वो पूरा पैसा दे देंगे। वो आज आपको बिजली पूरा 24 घंटे मिल रही है, आपको लेबर का अनरेस्ट है, सरकार आपके साथ खड़ी है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव वातावरण का जो एक खुशबू है वो आ रही है। और इसको अगर हम प्रॉपरली ड्राइव करते हैं तो जो छोटे उद्योग है, इट इज जो जैसे बोल रहे थे 1,000 एकड़ की जमीन चाहिए, 500 एकड़ की जमीन चाहिए, अभी छत्तीसगढ़ 24 साल का होने के बाद अभी हमको वैल्यू एडिशन में जाना है, क्योंकि एक लेवल के बाद जमीन खत्म। आप देखिए रायपुर में कभी हम 5 साल पहले नहीं सोचे थे फ्लैट बिकेंगे, अभी फ्लैट बिक रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं, अब आपको ऐसे जाना। अभी कौन से उद्योग ऐसे जा सकते हैं या कम एरिया में ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसके ऊपर सरकार का फोकस होना चाहिए। अभी ये फोकस होना चाहिए। अभी आप देखिए इसमें हम एग्रीकल्चरी बहुत साउंड है यहाँ पे, हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत साउंड है, तो फूड प्रोसेसिंग में जो आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग में आने से क्या, इसको अगर आप डेप्थ में जाके अगर देखते हैं तो ये फसल चक्र को एक चेंज करेगा। क्योंकि हर लोग जैसे अग्रवाल साहब बता रहे थे, लोहा उद्योग हो गया,
कि जो इंडस्ट्रीज वही है जो लोहा, तो एग्रीकल्चरिस्ट वही है जो धान उगा रहा है, तो उसको चेंज कैसे होगा? तो फसल चक्र खाली धान ही धान उगाने से हम जमीन को भी खराब कर रहे हैं और जमीन का दोहन भी कर रहे हैं। अगर ये फूड प्रोसेसिंग के यूनिट कैसे आएंगे? आप साल में एक आध बार पढ़ेंगे कि अंबिकापुर में टमाटर फेंक दे रहे हैं। अब हम ये पॉलिसी लाने के बाद कौन सी केचप कंपनी को अंबिकापुर में लेके आते हैं फूड प्रोसेसिंग लगाने के लिए, ताकि लोग वो धान उगाने को लेके इसको टमाटर में जाएं और टमाटर का उनका 12 महीने उनका ये मतलब पॉलिसी एक फ्रेमवर्क हो गई। अब इसमें चलना है, हमको भी चलना है, सरकार को भी चलना है, विभाग को भी चलना है, तो इसमें एक पॉजिटिव वातावरण हो गया। अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हम मेरे ख्याल से हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे अभी रजत सर बता रहे थे कि 75% का हम जो आपका ट्रांसपोर्ट को, अभी इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हार्टिकल्चर जो बहुत अच्छा रेवेन्यू दे रही हैं, उनके लिए हमको यहाँ पे कार्गो हब की जरूरत है। अगर एयरपोर्ट का कार्गो, जो बहुत सारी चीजें पेरिशेबल है, हमारा एग्रीकल्चर हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा फूड प्रोसेसिंग या हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारा स्ट्रेंथ है, तो कितना जल्दी हम यहाँ पे कार्गो हब ला सकते हैं ताकि जो पेरिशेबल चीज है वो प्रॉपरली सही जगह पे पहुंचे और उसका वैल्यू एडिशन किसान को आए, ताकि उसका जो धान के प्रति एक मोह है वो थोड़ा सा शिफ्ट होके दूसरे जगह पे जाना जाए। ये एक होना चाहिए। और जैसे स्टील है, अभी जैसे आपने 3 व्हीलर 2 व्हीलर का प्रोडक्ट लगाया, अभी ये देखिए आप फोर्ड है या मारुति है, इस 100 साल से काम करते हुए एक ग्लोबल प्लेयर आए हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो ऐसे कंपनियां आ रही हैं, इसमें इनका अभी आपको स्टील प्लांट लगाना, आपको इकोसिस्टम है यहाँ पे, आपको 15 दिन में 10 दिन में पूरा आप इंप्लॉयमेंट भर देंगे। आपको राइस मिल लगाना है, 15 दिन में आपके पास पूरे आदमी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे राघवन जी एक काम कर रहे हैं या आप अग्रवाल साहब जो वैल्यू एडिशन में काम कर रहे हैं, जहां पे आपको लैंड कम लगेगी और आपको जीएसटी भी ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा, वहां पे इको बनाने तक उस ट्रेड के लिए आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। वहां पे आपको मतलब हाफ हार्टेड नहीं कि मैं 15,000 ही दे रहा हूं या 10,000 ही दे रहा हूं या यही दे रहा हूं। जो 20 स्पोक आप 1,000 करोड़ में लेके आ रहे हैं, वो अगर कोई वैल्यू एडिशन ला रहा है तो शायद आपको 5 करोड़ में 10 करोड़ में, क्योंकि जो पहला आ रहा है उसको वो इकोसिस्टम बना देगा और 3-4 साल में जब इकोसिस्टम बना देगा तो उस प्रकार की जब 20 इंडस्ट्री और आएगी तो शायद आपको वो सपोर्ट नहीं देना होगा। इसमें कोई नजरिया गया कि आपका जो नहीं, जहां तक आपने मतलब एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जो इंडस्ट्री होती है या वैल्यू एडिशन वाली इंडस्ट्री होती है या कोई जो एफडीआई के माध्यम से लेकर आए, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए तो प्रावधान ये किया गया है कि बाकी के जो इंसेंटिव मिलेंगे, किसी अनुदान मिलेंगे किसी और इंडस्ट्री को, उससे 10% हम किस तरह से दें, क्योंकि हम इस बात को समझ रहे हैं कि कोई वैल्यू एडिशन नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है या फिर कोई एफडीआई लेकर आ रहा है छत्तीसगढ़ में या फिर कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन का आइटम बना रहे हैं, तो उनके लिए तो हमने 10% स्पेशल का प्रावधान किया है। जी सर, इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जैसे आपने एक यूनिट लगाए हैं, अगर एक नट इनको कम हो गया, इनका 15 दिन प्रोडक्शन रुक जाएगा जब तक वहां से मटेरियल नहीं आता है। इकोसिस्टम मैं अगर दिल्ली में एक यूनिट लगा रहा हूं या हरियाणा में मैं ट्रैक्टर का यूनिट लगा रहा हूं या पंजाब में लगा रहा हूं, मुझे प्रोडक्शन 1 घंटे के ऊपर रुकेगा नहीं, 15 मिनट के ऊपर। आप देखिए गुजरात में टाटा जाने के बाद ऑलमोस्ट सारे बड़े ऑटोमोबाइल्स कंपनियां वहां चले गई हैं। तो टाटा को आदरणीय मोदी जी ने 1 रुपए में जमीन देके 1 मिनट में काम कर दिया। तो वैसा आपको एक बोल्ड एक निर्णय जो छोटे हैं उसमें आप अगर परसेंटेज में रहेंगे तो इट मे लुक बिग कि मैं 30% दे रहा हूं, 50% दे रहा हूं, लेकिन वहां पे परसेंटेज के बदले रुपए में हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट एक होगा जी। नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात कि क्या हम एंकर इंडस्ट्री, देखिए बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंकर इंडस्ट्री के नाम पे होता है। जब एक बड़ी एंकर इंडस्ट्री जो आज तक उस क्षेत्र की इंडस्ट्री किसी राज्य में नहीं थी, जब वो एंकर इंडस्ट्री आती है, वो अपने साथ साथ छोटे और सप्लायर को भी लेके आती है। तो हमने एंकर, अब मैं केवल परसेंटेज में ना बात करूं तो एंकर इंडस्ट्रीज के लिए हमने ऑलरेडी प्रावधान किया है कि किस तरह से अगर अपने क्षेत्र की नए सेक्टर की टॉप 5 जो पहली 5 जो एंकर आएंगी उनको हम ऑलरेडी पॉलिसी में जो है उसके अबव क्या देंगे उसका प्रावधान पॉलिसी में हमने किया है। लेकिन मेरा बिल्कुल जो ये सुझाव है बिल्कुल सही है कि अगर कोई वैल्यू एडिशन वाले आते हैं उनके लिए अगर 20 स्पोक पॉलिसी की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए कुछ नए स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की जरूरत पड़ती है,
तो मुझे लगता है कि ये बात तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब अपना उद्बोधन रखा था उस दिन, उस समय जब पॉलिसी लॉन्च के समय ये बात बताई थी कि किस तरह से ऐसे स्टेप्स जरूर लिए जाएंगे कि नई नई पॉलिसीज को, वैल्यू एडिशन करने वाली को, इकोसिस्टम डेवलपिंग इंडस्ट्रीज को किस तरह से हम सपोर्ट कर सके। एक बात है मुझे, एक थी नीति, शुरुआत में मैंने कहा था, उसके साथ जरूरी होती है नीयत। नीयत किस तरह पे क्या लगता है, जहां सब्सिडी, जहां पर सरकार से पैसा लेना हो, वहां पर आदमी को लगता है पैसे पहले खर्च करने पड़ेंगे तब अपने पैसे मिलेंगे। इसके संदर्भ में इस नीति में कोई ट्रांसपेरेंसी दिख रही है जिसमें आपको लगता है कि बाबू के चक्कर से निकलकर सिस्टम जो है हमारे सपोर्ट में होगा, ऐसा कुछ आपको दिखा, या आपको लगता है कि ये कमी है जो रजत जी के ध्यान में आप इस कार्यक्रम के माध्यम से लाना चाहेंगे? नहीं, वो एक मैं चाहता हूं कि धन्यवाद भी देना चाहता हूं, एक पॉजिटिव स्टेप लिए हैं जो सिंगल विंडो की बात हो रही है। और मेरी प्रभात मलिक साहब से बात हुई थी, आईएम से बच्चे उठा रहे हैं जो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करेंगे और एक उद्योगपति को सारे विभागों से जो भी काम करने के लिए लाइजनिंग होगा, ऐसा सोच के साथ, और सीएम साहब ने भी अनाउंस किया। तो मैं सोचता हूं कि नियत और उसमें सोच में कहीं डिफरेंस नहीं है। और एक और चीज मैं आपको, जो छोटे उद्योगों के लिए जो मेरी बात हो रही थी बीच में, जो पॉलिसी में आया भी है, अभी किसी भी देश का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एमएसएमई होती है जी। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में हमने अपने माइक्रो इंडस्ट्रीज को लूज कर दिया। सब चाइना से, वो आपका भगवान की मूर्ति भी आ रही है और गणपति में गणपति आ रही है। अभी इस पॉलिसी में गाला सिस्टम में बहुत साल से फाइट करता था, जो बॉम्बे में होते हैं 300-300, 500 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें 300-500 स्क्वायर फीट का, वो भी इस पॉलिसी में आया है जिसमें माइक्रो को आप छोटे छोटे यूनिट्स दे पाएंगे और उसको जमीन नहीं चाहिए, उसको तो 4 कमर्शियल लिफ्ट चाहिए और वो कोई नट बनाएगा, कोई बोल्ट बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई अपना स्कूटर में गया, अपना यूनिट काम किया और लाके शहर में लाके शाम को बेच दिया। उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मैं समझता हूं वो भी एक बहुत पॉजिटिव पॉलिसी एक आई है। और मतलब बॉटलनेक जो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करके पॉलिसी बनी, क्योंकि अब देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग में आया है तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही आ गया, एमएसएमई के लिए बहुत है, बी स्पोक पॉलिसी बहुत अच्छी आई है, पहली बार सर्विस इंडस्ट्री को लिया गया है। तो मतलब एक जो बोलना चाहिए कि समग्र लोगों को कोशिश किए हैं। और मैं समझता हूं कि जो रूटीन में या हर साल जो एक सब्सिडी होती थी उसके कई मल्टीफोल्ड में सब्सिडी जाने वाली है। और नॉर्मल जो जेन्युइन उद्योगपति होते हैं वो मतलब जैसे अपन एक छोटा पेड़ लगाते हैं जिसमें हमेशा बांस की डंडी रहती है, वो जिस दिन डंडी हटाते हैं वो यूनिट खत्म है। तो जो ऐसे सब्सिडी वाले जो खाली डंडी के भरोसे आ रहे हैं उनका भविष्य बहुत दिक्कत है। और जो पेड़ होते हैं शुरू में डंडी लगती फिर खुद उग जाते हैं, तो वैसे लोगों को सब्सिडी मेरे ख्याल से मदद करेगी, ऐसा मैं समझता हूं। तो मैं आखिरी दौर की बातचीत पे आता हूं रजत जी। जानना यह है कि प्रावधान तो हो गए, क्लियरेंस के संदर्भ में बताएगा कि सिंगल विंडो भी कर दे रहे हैं, पर विंडो कब खुलेगी और कब तक डिलीवर कर देगी, इसके संदर्भ में भी कुछ तैयारी है या कुल मिलाकर बटन तो दब गया? नहीं, पॉलिसी लॉन्च के समय ये बताया भी गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया था कि किस तरह से बिना सुधार के, प्रशासनिक सुधार जो डिसबर्सल का सिस्टम है, उसमें जब तक हम कदम नहीं उठा रहे हैं हम इसको पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं के निर्देश से लगभग 17 डिपार्टमेंट में लगभग 18 रिफॉर्म्स चयनित किए गए हैं। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूंगा कि हमारी कोशिश ये है कि क्या हम एक फाइल जो लगभग 5-6 लेवल से गुजरती है, क्या हम उसको कम करके शुरू में 3 लेवल पे लेकर आए। उस दिन सीएम साहब ने बताया था कि आज की डेट में अगर सब्सिडी 42 दिनों में डिसबर्स होती है, जो एवरेज सब्सिडी डिसबर्सल है, एक्सट्रीम्स तो और भी हो सकते हैं, क्या हम उसको प्रथम चरण में 30 दिन में लेकर आए और फिर क्या हम उसको 6 महीने बाद 7 दिन के अंदर डिसबर्स कर सकें। तीसरी चीज है कि हमने सिंगल साइन ऑन यूज किया है। अब आज की डेट में कोई भी उद्योगपति जब अपना पैन नंबर डालेंगे तो उनकी जो भी डिटेल है अलग अलग पोर्टल पे, अलग अलग पोर्टल होते हैं, उसको तो एक इंटीग्रेट कर दिया और बार बार उनको हर फॉर्म, हर सब्सिडी के लिए डिटेल्स भरनी पड़ती थी, उसको टोटल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ताकि उनके सिंगल साइन ऑन से, उनके सिंगल आईडी से वो हर जगह पर उनका फॉर्म और डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध हो जाए। तो लेवल्स कम करना हो या जितने दिनों में हम सब्सिडी देते हैं उसको कम करें, क्या हम पूरे फॉर्म्स, हर तरह के फॉर्म हार्ड कॉपी बिल्कुल खत्म कर दें, फिजिकल फॉर्म में कोई पेपर ना लें, चाहे वो जमीन की मांग हो, जिस तरह से ऑनलाइन जमीन दिखाई देती है और लोग बुक कर सकें उसको, क्या हम वो सिस्टम ला दें। तो उन्हीं चीजों पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि केवल सब्सिडी के अनुदान के प्रावधान से इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव नहीं है। जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को सरलता
और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम नहीं होगा, उनके लिए बिजनेस लगाना बहुत कठिन हो जाता है। और जिस राज्य में ये सुविधाएं मिलेंगी, जहां पे आपने बताया जैसे कि जहां पे रिलेशनशिप मैनेजर मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रीज को, और वो इंडस्ट्रीज के निरंतर उनके टच में रहें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईआईएम के पास आउट्स, जो इच्छुक पास आउट्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इंटर्न के तौर पे लिया जाएगा। ना केवल उनको वैल्यू एडिशन होगा, साथ साथ में हमें पॉजिटिव मॉडर्न हमारे रिलेशनशिप मैनेजर मिलेंगे जो इंडस्ट्रीज से बात कर कर उनकी पहले तो नीड को समझ सकें और फिर उनकी जो समस्याएं उसको डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके दूर कर सकें। तो अब आखिरी बिंदु पर आता हूं। कोई भी नीति जो बनती है उसमें कोई लक्ष्य निर्धारित होता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2047 में विकसित भारत में अपना योगदान देने की दृष्टि से इस नीति को तैयार किया है, ऐसा बताया गया है। पर इन 5 सालों में कितना निवेश और कितना रोजगार सृजन, इसके संदर्भ में कोई स्पष्टता है? क्योंकि पहली बार इसमें हमने सब्सिडी का जो प्रावधान है, शासन द्वारा सब्सिडी का प्रावधान काफी हद तक बढ़ाया गया है। वित्त विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो सब्सिडी का अमाउंट बढ़ा है, वो हमें लगता है कि इस बार कम से कम हो सकता है 10 गुना जाए डेवलपमेंट के लिए जो सब्सिडी दी जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की सब्सिडी। अगर हम 200-250 करोड़ रुपए अभी सब्सिडी पे व्यय करते हैं तो हम 2,500 करोड़ तक करेंगे, और उम्मीद यही है कि उस 2,500 करोड़ से जो रिपल ऑफ इफेक्ट होगा, जो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो बहुत बड़ा पड़ेगा। तो प्रथम चरण में जो हमने शासन से हमको जो लक्ष्य मिले हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से अचीव कर सकें, वो है लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में और 5 लाख रोजगार मतलब यहाँ पे क्रिएट किए जा सकें। तो लक्ष्य तो ये है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस सब्सिडी डिस्पर्सल के माध्यम से हम इसको पूरा कर सकें। तो कुल मिलाकर हम पूरी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इस औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी नीयत जताने की कोशिश की है कि हम मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं। बजरंग अग्रवाल जी हमें बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में अगर हम चाहते हैं जमीन तो हमें ऐसे कंप्यूटर पे दिख जाती है। रजत कुमार जी ने भरोसा दिलाया है, चिंता मत कीजिए, आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां पर भी आपको जमीन ऐसे ही दिखेगी, हमारी तैयारी है। अमर परवानी जी ने इच्छा जताई कि एक इको सिस्टम बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस नीति के चलते जो उनका सपना है वो क्रियान्वित होते हुए हम देखेंगे। और राघवेंद्र जी चाहते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की सहूलियत यहाँ पे बढ़नी चाहिए, उन्होंने कुछ चीजों पर ध्यान दिलाया है। उम्मीद करते हैं रजत कुमार जी और उनके साथ समूची सरकार उन बिंदुओं पर ध्यान देगी और जो एक सपना है छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश बनाने का, ताकि देश विकसित हो सके, उसमें अपने योगदान दे पाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हमारा आज का शेर भविष्य की उम्मीद को जगाने वाला है। हमारा शेर छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को व्यक्त करने वाला है। हमारा शेर ये कहता है कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। फहीम जोगापुरी ने जो ये बात कही थी ना, ये छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को समर्पित है। छत्तीसगढ़ में आसमान को छू लेने की हिम्मत भी है, जज्बा भी है, हौसला भी है। तो नई उद्योग नीति के साथ छत्तीसगढ़ के उद्यमी, छत्तीसगढ़ के लोग वो मेहनत करेंगे ताकि हम उस सपने को साकार कर पाएंगे जो हम इस देश के संदर्भ में देखते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आप।